Probability session number 4. In this session we will cover continuous probability distribution. X is continuous random variable. मैंने आप लोगों को समझा रखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. सच वेरिएबल टेक्स कंटिन्यूअस वैल्यूज, राइट. अलग अलग वैल्यू नहीं है, डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है, कंटिन्यूअस वैल्यूज है. हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं. 1 ग्लास ऑफ वाटर वाला जो एग्जांपल लिया था उसके अदर हम एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज अ लेथ मशीन इज मैन्युफैक्चरिंग अ शाफ्ट ऑफ 30 mm डायमीटर. उसकी डायमीटर 30 से ज्यादा है, लेकिन हमें 30 mm डाया की शाफ्ट टर्निंग ऑपरेशन से, कुछ मटेरियल बाहर से उसका निकालेंगे, टर्निंग ऑपरेशन से 30 mm डाया की शाफ्ट मैन्युफैक्चर करनी है, राइट. तो मशीन इज टारगेटेड डायमेंशन ऑफ 30 mm, बट मशीन कांट मेक एग्जैक्ट 30 mm डायमेंशन. यानी कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप लगा लो, यहां तक कि सीएनसी भी यूज कर लो, वी आर नॉट एबल टू क्रिएट अ शाफ्ट ऑफ 30 mm. तो कहेंगे सर तब क्या बनेगी? 29.999999, 30.000001 एग्जैक्ट नहीं बनेगी. तो कुछ भी कंटिन्यूअसली बना सकता है वो, कुछ भी डायमीटर का, 30 के आसपास का कुछ भी डायमीटर का वो बनाएगा कि नहीं? कुछ भी, कोई भी वैल्यू ले सकता है ना, वो कंटिन्यूअस वैल्यूज है. तो फिर डिस्क्रीट क्या है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इन अ थ्रोइंग ऑफ अ डाई, रैंडम वेरिएबल टेक्स एनी वैल्यूज फ्रॉम 1 to 6, डिस्क्रीट वैल्यूज, या तो 1 2 3 4 5 6. देखो 1 और 2 के बीच में गैप दिख गया कि नहीं? लेकिन ये 30 के आसपास की कोई भी वैल्यूज आप जो भी सोच लो, 30.000123 कोई भी वैल्यू ले सकता है. तो गाइस द डायमेंशन क्रिएटेड बाय सीएनसी और लेथ इज अ काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल. फिर 1 ग्लास ऑफ वाटर वाला एग्जांपल लेकर आते हैं. ग्लास की वॉल्यूम 1 लीटर है, 1000 ml. ग्लास छत पर रखा हुआ है, गर्मी का टाइम है, बर्ड्स आएंगे उसके पानी पिएंगे. हमने सुबह में 10 बजे रखा. किसी भी टाइम पर जाकर आप चेक करोगे तो उसके अंदर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 0 से लेकर 1000 ml के बीच. द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन ग्लास एनी टाइम ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन पीरियड इज अ काइंड ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. कंटिन्यूअसली 1 से लेकर 1000 के बीच का कोई भी वैल्यू, जैसे किसी टाइम पर गए, जैसे 10 बजे रखे, 11 बजे गए, तो 900.0009 ml वाटर बची हुई होगी. बात समझ में आ गया आपको? तो ऐसे वेरिएबल का हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन करने जाओ. वी आर गोइंग टू डिफाइन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर continuous random variable, right? So here x is continuous random variable fx
probability density function of continuous random variable x, capital Fx, cumulative probability distribution function. क्यूमुलेटिव क्या है? तो अप टू x तक जितने सारे रैंडम वेरिएबल्स है उन सब की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इन जनरल random variable takes values from minus infinity to infinity. So integrate fx with respect to x from minus infinity to x. माइनस इन्फिनिटी से x तक हम अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या बताएगा? क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज स्मॉल fx. जैसे कि आपको बोला जाएगा what is the probability of getting random variable up to 5, यानी कि 5 तक के रैंडम वेरिएबल की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रैंडम वेरिएबल अप टू 5, राइट? तो गाइस वी इंटीग्रेट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन स्मॉल fx फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 5. बात समझ में आ गई? माइनस इंफिनिटी टू 5 वी इंटीग्रेट, दैट विल गिव क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है. 23 में क्वेश्चन है इस पर ना, सॉल्व किया था ना प्रिसिपिटेशन का एक प्रॉब्लम, इसी कॉन्सेप्ट से बेस्ड था वो. कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से ही रिलेटेड था वो, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऐसा भी नाम उसमें लिखा हुआ था. इसीलिए जो है ना मैंने प्रिसिपिटेशन को स्टॉप करके, मतलब प्रिसिपिटेशन फिनिश करके प्रोबेबिलिटी को सोचा कि क्लियर कर दूं, ताकि जो है ना वो जो पेनफुल मोमेंट आपके लिए रहा था, 1 डे मैक्सिमम रेनफॉल, प्रोबेबिलिटी, 20 ईयर्स रिटर्न पीरियड, तो ये चीजें जो है ना आपका ये चीजें जो है ना आपका क्लियर हो जाए. अब जो है ना आप रिवीजन जब करोगे, आप रिवीजन करोगे प्रिसिपिटेशन का, तो अब प्रिसिपिटेशन आपको इजी लगेगा, बिकॉज प्रिसिपिटेशन यूजेस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट? लगा रहे थे ना बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इक्वल्ड और ग्रेटर देन a particular storm event of particular magnitude 2 times in 10 years whose return period is given. ऐसा करते थे ना, वो सब चीज अब आपको और क्लियर समझ में आएगी, राइट? तो बहुत ज्यादा बोल दिया, इतना नहीं बोलना चाहिए हमको. डियर फ्रेंड्स, रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यूज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, राइट? इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इन जनरल रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यूज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. तो कोई भी रैंडम वेरिएबल आ जाए, कोई भी आ जाए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अपीयर हो जाए, हैपन हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? 100%. तो क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं? जितने सारे रैंडम वेरिएबल है उन सब की प्रोबेबिलिटी को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अगर हम इंटीग्रेट करें एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या वैल्यू आना चाहिए? 1. याद है, यही किए थे, समेशन ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 1. वहां पर जो है ना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था हमारा एक्स, एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था पी एक्स, राइट? तो इसलिए समेशन यूज किया गया था. बट फॉर कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वी यूज इंटीग्रेशन इन प्लेस ऑफ समेशन. तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज इन जनरल रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यूज इन दिस डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, वहां पर क्या लिखते थे? समेशन ऑफ एक्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ऐसा करते थे, राइट? लेकिन यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. दिस विल गिव एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ
रैंडम वेरिएबल, राइट। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू रैंडम वेरिएबल का देगा। नाउ वी डिफाइंड वेरिएंस, वहां पर भी यही फॉर्मूला यूज किया गया था। तो आप क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे। ये क्या होती है, एक्स, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर कर दो, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालकर उसका होल स्क्वायर कर दो, डिफरेंस ले लो, दिस विल गिव वेरिएंस। जब वेरिएंस आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, राइट। एफएक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये देखो आर या आर से, आर इज द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में आर तक की, रैंडम वेरिएबल की आर तक की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, माइनस इन्फिनिटी से आर तक इंटीग्रेट कर दिया गया है एफएक्स को। सब कुछ समझ से चलिएगा। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज दिस और एक्स lying between 0 to 2, otherwise 0। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, अगर x इस डोमेन में हो तो ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, अदरवाइज 0। डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल ex, मीन भी बोलते हैं इसको, एक्सपेक्टेंस भी बोलते हैं। क्या लिखोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू x एफ एक्स, इट्स इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, राइट। डियर स्टूडेंट्स, माइनस इंफिनिटी से 0 तक एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। ब्रेक करो इसको, 0 से लेकर 2 तक एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड 2 से लेकर इंफिनिटी तक एफ एक्स की वैल्यू क्या है, अगेन 0। बस इसका इंटीग्रेशन कर दो, यही आपका आंसर है। बात समझ में आई, कैसे जो है ना लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को जो है ना ब्रेक किया गया एज पर गिवन इंफॉर्मेशन। वी हैव टू इंटीग्रेट x fx with respect to x from minus infinity to infinity to get the value of expectance, mean expected values। लेकिन x के वेरियस वैल्यूज के लिए उसकी जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अलग अलग थी। अगर x इसमें लाई करे तो ये था, अदरवाइज 0 था। उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर किया और इंटीग्रेशन करके मीन वैल्यू हमने कैलकुलेट किया। कंसीडर द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ft is equal to 1 plus t if t lies between -1 to 0, और जब t 0 से 1 के बीच में तो ये है, अदरवाइज 0 है। इसी तरीके जैसे दिया हुआ है वैसे ही कर लेना है। हमें कैलकुलेट करना है सब कुछ, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल x। क्या होती है x, यहां पर जो ना रैंडम वेरिएबल t है, नॉट x। जैसा दिया हुआ वैसा लिखेंगे, रैंडम वेरिएबल इज t। तो t एफ टी डी टी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। डियर स्टूडेंट्स, माइनस इंफिनिटी टू -1 the value of ft is 0, -1 to 0 the value of ft is 1 plus t, 0 to 1 the value of ft is 1 minus t. Integrate and get the answer, get the value of expected or mean, right, expected value of random variable, right। अब मुझे वेरिएंस निकालना है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये भी कैलकुलेट करेंगे, जो कैलकुलेट कर लिए ना ईटी, अब इसी के लिए आप ई टी स्क्वायर करें, टी स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं बस, और कुछ नहीं, हो गया, ये निकल गया। तो ई ऑफ टी स्क्वायर माइनस ई टी होल स्क्वायर, दिस विल गिव variance among random variables and its square root is standard deviation।
अब इंटीग्रेशन जो है ना अभी थोड़ी ना पढ़ाएंगे, इतना तो आप बेसिक इंटीग्रेशन तो जानते ही होंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, अभी तो जो है ना सॉल्व स्टार्ट कर देंगे हमारा जो है ना अब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, जिसमें हम लोग जो है ना इनफिल्ट्रेशन देखेंगे, इवेपोरेशन देखेंगे, ट्रांसपिरेशन देखेंगे, कंबाइंडली इवेपो ट्रांसपिरेशन देखेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रन ऑफ देखेंगे, सरफेस रन ऑफ, देन हाइड्रोग्राफ। इसी में आपका 4 नंबर मिल जाएगा इतना इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलॉजी, यानी 2 मार्क्स इजीली देकर जाएगा आपको हाइड्रोलॉजी, कम से कम 2 क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट फंक्शन एफ एक्स इज वायलेट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर ये एफ एक्स वायलेट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में -∞ to ∞ कितना होगा 1 इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स with respect to x from -∞ to ∞ gives the value of unity। क्लियर? अब जो है ना ये करो ऑटोमेटिक लेमडा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना, 1 से इक्वेट करो और जो है ना लेमडा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर ये वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है एफ एक्स तो -∞ से 1 तक एफ एक्स हमारा क्या है 0 है, ऐसे करेंगे ना, -∞ to 1 एफ एक्स इज 0 लिखा हुआ, अदरवाइज 0। 1 से लेकर 2 तक एफ एक्स हमारा क्या है लेमडा x - 1 2 - x dx। फिर जो है ना 2 से लेकर इन्फिनिटी तक एफ एक्स क्या है 0 इज इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व कर दो, इक्वेट कर दो 1 से, लेमडा की वैल्यू 6 आ जाएगी। The probability density function of evaporation on any day during a year in a watershed is given by probability density function of evaporation, यानी कि evaporation 0 to 5 mm पर डे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है, अदरवाइज बाकी जो ना 1 डे इवोपरेशन की वैल्यूज की होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। एक क्वेश्चन क्या दिया है समझ के करेंगे तब ना। 0 से 5 mm पर डे मतलब 0 से लेकर 5 mm पर डे वाली इवोपरेशन की होने की प्रोबेबिलिटी जो है ना 1/5 है, और अदर जो है ना इवोपरेशन होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। द प्रोबेबिलिटी दैट ई लाइज इन बिटवीन 2 and 4 mm पर डे इन अ डे इन द वाटर सेडीज, यानी कि 2 से लेकर 4 mm पर डे किसी दिन प्रोबेबिलिटी किसी दिन इवोपरेशन होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कुछ करना धरना है नहीं, बस इंटीग्रेट कर दो एफ एक्स को, एफ ई को जो है ना ई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, कहां से लेकर कहां तक 2 से लेकर 4 तक। बात समझ में आई? अब 2 से लेकर 4 तक करोगे तो यहां पर देख लो कैसे होगा, ये है ही इसी रेंज में ही है। एफ ई की वैल्यू कितनी है 1/5, 2 से 4 करनी है ना, तो 2 से 4 तक के लिए एफ ई 1/5 है, बस आंसर दे देगा। लेट एक्स बी रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिस if x lies in between 0 and 1 is equal to 0.1 in between 1 and 4 otherwise 0। तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी जो है ना क्या होगी x की जो इसके बीच में हो, तो आपको निकालना है एफ एक्स डी एक्स कहां से कहां तक 0.5 से लेकर 5 तक। अब जैसा दिया हुआ वैसे जरा ब्रेक करो इसे, 0.5 to 1 की होने की प्रोबेबिलिटी ये है 0.2 dx 0.5 to 1। 1 से 4 की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1 dx 1 to 4, राइट, प्लस 4 to यहां से लेकर यहां तक जाना है 4 to 5 तक की
रैंडम वेरिएबल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। इसको इंटीग्रेट करो और आंसर निकालो। नाउ वी सी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज x is a continuous random variable normally distributed। मजा आएगा इसको समझाने में हमको। ये चीज यहां पर आपको लगेगा यस मैं कुछ लर्न कर रहा हूं। lathe machine is targeted to create shaft of diameter 30 mm। लेथ मशीन को जो है ना, इस वाले एक्सिस पर हम डायमेंशन को प्लॉट कर रहे हैं जो लेथ मशीन बना रहा है। टारगेट दिया गया उसको कि तुम 30 mm डायमीटर का शाफ्ट बनाओ। 35 mm का जो ना रॉ मटेरियल था उसको रिड्यूस करके ड्यू टू बाय टर्निंग ऑपरेशन 30 mm डायमीटर की शाफ्ट जो है ना मैन्युफैक्चर करनी है लेथ मशीन या सीएनसी मशीन के थ्रू। तो टारगेटेड वैल्यू 30 है, राइट। तो 30 से बड़ा और 30 से छोटा बनाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। देखना ध्यान से, हमने दिया 30, उसको दिया है 30 जो है ना असाइन किया है कि यू हैव टू क्रिएट shaft ऑफ डायमीटर 30 mm। तो 30.1 एंड 29.9, 0.1 ग्रेटर वैल्यू एंड 0.1 लेस वैल्यू दोनों की क्रिएट करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। 30.2 एंड 29.8, इस 30 से 0.2 mm बड़े डायमीटर का शाफ्ट या 0.2 mm छोटे, इस 30 से छोटे डायमीटर का बनाने की प्रोबेबिलिटी दोनों की इक्वल होगी, लेकिन कम होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। 30 के आसपास जो है ना सारे डायमीटर बनेंगे, सारे ना डायमेंशन आएंगे, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। 35 का तो ही डायमीटर ही लिया था, 35 और 5 ज्यादा और 5 कम, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जरा देखो तो कैसा दिख रहा है। ये बोलते हैं ये जो शाफ्ट की डायमीटर क्रिएट की जा रही है लेथ मशीन के द्वारा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीन है, ये मीन वैल्यू है, ये ऑन एन एवरेज सबका एवरेज निकालोगे 30 आएगा, क्योंकि 30 टारगेट दिया गया था, इसलिए उसके आसपास की डायमीटर की बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इधर हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग x where x is the diameter of shaft, probability of making x where x is the particular diameter of shaft। तो आपको तो खुद कॉमन सेंस लग रहा हो ना कि भाई लेथ मशीन जानते हो आप लोग, वर्कशॉप में गए हो मैकेनिकल के वर्कशॉप में, उसमें जो ना किए होंगे सारे ऑपरेशन, अगर होगा आपका सही वाला कॉलेज होगा तो 30 का जो ना हमने उसको दिया बनाने के लिए, तो सारे डायमेंशन 30 के आसपास ही बनेंगे। 30 से जितना वैल्यू बड़ा है उसकी बनाने की प्रोबेबिलिटी एंड 30 से उतना ही कम बनाने की प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम होगी। देखो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी सेम है, और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, जो टारगेटेड वैल्यू है, जो मीन वैल्यू है उसकी जो है ना सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी। हाइट देख रहे हो उसकी, ये प्रोबेबिलिटी को बता रहा है, और इस डायमीटर का जो है ना प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया इधर है। इसे बोलते हैं हम लोग कि ये जो नॉर्मल ये जो रैंडम वेरिएबल है, इस केस में डायमीटर ऑफ द शाफ्ट क्रिएटेड बाय सीएनसी और लेथ मशीन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस तरह का सिचुएशन जो है ना मशीनिंग इन्वायरमेंट में काम करती है, मशीनिंग इन्वायरमेंट में काम होता है इस तरह का।
बात समझ में आया? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज दिस, इसको रट लेना। अगर एक्स रैंडम वेरिएबल है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस एक्स की होने की प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूला से निकाली जाएगी। 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर into e raised to the power minus x minus mu whole square upon 2 sigma square, where mu is mean of random variable। इसमें मीन कौन दिख रहा है? टारगेटेड वैल्यू जो दिया गया था डायमेंशन क्रिएट करने के लिए, ये मीन है। एंड सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। डेटा वैल्यू जो वैल्यूज है इन सबका मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका सिग्मा है। तो किसी पर्टिकुलर डायमीटर की बनाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 30.2 की जो डायमीटर है शाफ्ट का, इसकी बनाने की प्रोबेबिलिटी जो ये हाइट है, वो ये हाइट इससे कैलकुलेट की जाएगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट मीन। ये जो मीन लाइन दिख रहा है, ये लाइन पासिंग थ्रू द मीन वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसके इधर जितना एरिया है उतना ही इधर एकदम सिमेट्रिकल दिख रहा है। इस एक्सिस के अबाउट, मीन के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। एरिया अंडर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यहां से ये इधर -∞ हो गई और इधर इन्फिनिटी हो गई। इस सबकी जो एरिया निकालोगे, कैसे निकालोगे? इस fx को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे -∞ से इन्फिनिटी तक। ये तो पहले से भी जानते थे 1 आता था, अभी भी 1 ही आएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब जो है ना इसको मैंने बोल दिया मीन, राइट। अब मीन प्लस सिग्मा, ये x की एक अनदर वैल्यू हो गई। मीन प्लस 2 सिग्मा x की अनदर वैल्यू हो गई। मीन प्लस 3 सिग्मा ये x की अनदर वैल्यू हो गई। मीन माइनस सिग्मा ये x की अनदर वैल्यू। मीन -2 सिग्मा अनदर वैल्यू। मीन -3 सिग्मा अनदर वैल्यू। अब यहां पर जो है ना अपने गेट का फेवरेट एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। -∞ से इन्फिनिटी तक के बीच की टोटल एरिया कितनी है? 1 और 100%। तो क्वेश्चन पूछेगा कि यहां से लेकर यहां तक की जो एरिया है, ये 1 से तो छोटा ही होगा, ये कितना होता है? तो ये होता है 0.68। रख लेना। मीन माइनस सिग्मा टू मीन प्लस सिग्मा तक की जो रैंडम वेरिएबल्स है, राइट, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कर्व एंड रैंडम वेरिएबल्स के यहां से यहां तक की वैल्यू के बीच की जो एरिया है वो कितनी होती है? तो टोटल एरिया का 68% होती है। म्यू माइनस मीन -2 सिग्मा टू म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच में एरिया 95% होती है। यानी कि पूरी जो एरिया 1 यूनिट है उसका जो है ना 95% केवल इतना ही के बीच में होता है। ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये अपने गेट का क्वेश्चन सब है। ये जो एरिया जो दिख रहा है ना, ये म्यू -2 सिग्मा टू म्यू प्लस 2 सिग्मा, ये टोटल एरिया का 95% है ये। और सिग्मा को कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं होती है। यानी कि अब ये पढ़ोगे तो समझ में आएगा और मजा आएगा। म्यू -3 सिग्मा टू म्यू प्लस 3 सिग्मा एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बीच की जो एरिया होती है, देख लो, लगभग जो है 99.7% होती है। यानी मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लाइज बिटवीन म्यू -3 सिग्मा टू म्यू प्लस 3 सिग्मा। और ये कोई जो है ना म्यू से बहुत छोटी वैल्यू नहीं होती है। म्यू यानी मीन के जस्ट करीब ही होती है। देखो जस्ट करीब है, मीन के ही करीब है ये। तो यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है लगभग जो है ना इस पूरे एरिया का 99.7% आ गया। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल रैंडम वेरिएबल्स जो है ना इसी के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि उसकी होने की प्रोबेबिलिटी 99.72% है, 7% है। तू बोल दिया, आगे की बोल दिया मैं।
बात समझ में आई? 99.7% जो है ना चांस है कि जो रैंडम वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी होने की। अब समझ में आ रहा होगा कि भाई आपने जो है ना लेथ मशीन को 30 mm का डायमेंशन दिए है ना, तो 30 माइनस मीन माइनस 3 इंटू स्टैंडर्ड एविएशन एंड 30 प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड एविएशन, इसी के बीच में ही जो है ना 99.7% चांस है लेथ मशीन शाफ्ट की डायमीटर बनाएगा। अब समझ में आ गया ना? दिए थे 30 तो 30 के आसपास में होगा मोस्ट ऑफ द एरिया। अब ये जो सिग्मा है, सिग्मा डिपेंड्स अपॉन मशीनिंग इन्वायरमेंट, कितना जो है ना डेटा में फ्लक्चुएशन करा रहा है वो मशीन। वहां पर मशीनिंग इन्वायरमेंट में क्या आएगा? ऑपरेटिंग स्पीड, वाइब्रेशन इन द लेथ मशीन, ऑपरेटर स्किल, मटेरियल की प्रॉपर्टी। मटेरियल जो है ना, अब अंदर मटेरियल कभी हार्ड आ गया, कभी होता है ना अंदर ग्रेन्स जो है ना, ग्रेन्स मटेरियल में जो मटेरियल के जो ग्रेन्स है वो जो है ना कैसा है, टेक्सचर पर डिपेंड, सब कुछ डिपेंड करेगा, यानी पूरी मटेरियल पर डिपेंड करेगा, मशीनिंग एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगा। मशीनिंग एनवायरनमेंट में सब आ जाएगा, वाइब्रेशन ऑफ द मशीन, स्किल ऑफ द ऑपरेटर, कटिंग फ्लूइड जो आप यूज कर रहे हैं उसकी सब पर डिपेंड करेगा। उससे ये कि कितना डेटा वेरी करता है वो। अब क्या चाहिए बाबा? हाँ, मैथमेटिक्स को भी जो ना रियल लाइफ से कोरिलेट कर दिया। अब क्या चाहिए आपको? अब सर से क्या डिमांड करते हैं? कुछ नहीं, आगे बढ़िए। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन ए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नॉर्मल हमने कर दिया, अब उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। बस कुछ नहीं करना है, जो x माइनस म्यू अपॉन जो सिग्मा था उसको एक वैल्यू दे दो। ये x वेरिएबल है ना, x इज टेकिंग एनी वैल्यूज बिकॉज दिस इज रैंडम वेरिएबल, कुछ भी वैल्यू ले सकता है ये। तो इसको कंबाइंड कर लो। यहां पर देखो है था ना ये x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसको जो है ना एक दूसरा वेरिएबल बोल दो जिसको बोलते हैं नॉर्मल वेरिएट z। अब क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। स्टैंडर्ड बना लिया गया हमने, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड डिफाइन किया, उसको जो है मॉडिफाई थोड़ा कर ले रहे हैं, जो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होता है। तो फ्रेंड्स x टेक्स एनी वैल्यूज, x की ये वैल्यू है, हमने बोला था ना x की ये भी वैल्यू है, 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 x की ये भी वैल्यू है। चलो स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे होगा? जब x की वैल्यू म्यू हो तो z की वैल्यू कितनी होगी? जब x की वैल्यू म्यू हो तो z की वैल्यू कितनी होगी? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होती है ना, तो x की वैल्यू म्यू हो, म्यू माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 0, यानी म्यू इसके करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू कितनी आएगी? 0। इसके करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू कितनी आएगी? देख लो 1 रखो ना, x के जगह पर म्यू प्लस सिग्मा रखो माइनस म्यू, तो सिग्मा अपॉन सिग्मा 1। इसके करस्पॉन्डिंग 2, कुछ लगा, कुछ स्टैंडर्डाइज हुआ है, कुछ इंप्रूवमेंट हुई है। इसके करस्पॉन्डिंग 3, इसके करस्पॉन्डिंग -1, इसके करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू -2, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा? -3। राइट डियर फ्रेंड्स, अब ये हमारा जो कर्व बना ना, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। राइट, तो -1 से लेकर 1 तक की जो नॉर्मल वेरिएट की वैल्यू है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 68%। -2 से 2 तक जो नॉर्मल वेरिएट है इसकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इतने तक की जो एरिया है सबको जोड़ दो, यही ना करते हो, इंटीग्रेट करते हो एफ को -2 से 2 तक, तो यही एरिया देगा ना, ये एरिया कितना? 95%। नॉर्मल वेरिएट की वैल्यू -3 से 3 तक आ जाए, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 99.7%।
हो गए, खत्म। यही तो किया हूं मैं। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये जो हमारा अब जेड का फंक्शन आ गया ना, नॉर्मल एफ जेड हो गई 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2। वेरिएबल अब जेड है तो ये जेड का फंक्शन है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल एरिया को बताएगा जेड के रेस्पेक्ट में। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये 1 को बताएगा, और -1 से लेकर 1 तक की जो एरिया है इतनी होगी, ये इतनी होगी, ये इतनी होगी। Students of class were given an aptitude test. Their marks were found to be normally distributed with mean 60 and standard deviation 5. टेस्ट दिया है स्टूडेंट्स ने, और जो मार्क्स आ रहे हैं ना वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सभी बच्चे के मार्क्स का मीन इतना है, और उसमें जो डेविएशन जो आ रही है, डेटा के अंदर वेरिएशन आ रही है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन जाने देते 5। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्कोर स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 60 मार्क्स, यानी कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्कोर स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 60 मार्क्स, राइट। तो फ्रेंड्स जो है ना, म्यू हमारा ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, जेड की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। तो जेड मतलब 60 जो मार्क्स है, यही हमारा मतलब रैंडम वेरिएबल्स क्या है, रैंडम जो नॉर्मल वेरिएट जो जेड है वो है स्टूडेंट के द्वारा मार्क्स स्कोर करना। रैंडम वेरिएबल क्या है, एक्स, स्टूडेंट के द्वारा मार्क्स स्कोर करना। तो इसके करस्पॉन्डिंग नॉर्मल वेरिएट कितना हो जाएगा, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, 0 आ जाएगी। तो बोल रहा है कि 60% से 60 मार्क्स से ज्यादा स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो यही है जेड जो है ना हमारा 0 आया। 0 किसके करस्पॉन्डिंग होता है, मीन के करस्पॉन्डिंग होता है। तो ये एरिया निकाल दो, यही आपका आंसर है। यानी कि जेड की वैल्यू 0 से अधिक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 50%। टोटल एरिया कितना है 100%, तो ये एरिया कितनी हो गई 50%, यानी कि 0.5 हो गई ये, और ये 0.5 हो गई। तो 50% स्टूडेंट्स स्कोर करेगा, 60 मार्क्स से ज्यादा स्कोर करेगा, और 50% स्टूडेंट 60 मार्क्स से लेस स्कोर करेगा। समझ में आ गई कैसे इसको यूटिलाइज किया गया। इस प्रॉब्लम को देखिए, मीन हाइट ऑफ सोल्जर टू बी 68.22 इंचेस विथ अ वेरिएंस ऑफ 10.8 इंचेस। म्यू की वैल्यू दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। मीन हाइट ऑफ सोल्जर टू बी 68.22 inches with a variance of 10.8 inches. How many soldiers in a regiment of 1000 would you expect to be over 6 feet? यानी 72 इंच से लंबा होगा 1000 सोल्जर्स का रेजिमेंट है, तो कितने सोल्जर्स ऐसे होंगे जिसकी हाइट 72 इंच से ज्यादा हो। गिवन दैट द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिटवीन नॉर्मल वेरिएट जेड इजकल टू 0 से लेकर जेड इजकल टू 1.15 तक जो ना एरिया है वो इतना है। तो इसको पहले प्लॉट कर लो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे। जेड जो है ना 0 मीन के करस्पॉन्डिंग होती है, और यही आपका है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो जेड इजकल टू 0 टू जेड इज इक्वल टू 1.15 तक की जो एरिया है वो इतना है 0.3746। क्वेश्चन में मेंशन है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट 0 से लेकर इतने तक की जो एरिया इस स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में इतना गिवन है 0.3746। ये क्वेश्चन में मेंशन है, राइट। चलो हमारा मीन दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। ये 72 इंच के करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। जेड 72 के करस्पॉन्डिंग 72 माइनस मीन 68.22 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 3.286। ये जो वैल्यू आपको आ रहा है ना ये 1.15 आ रहा है। बात समझ में आ गई। यानी कि 1.15 से जेड की वैल्यू 1.15
से बड़ा हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो एरिया निकालो। ये जेड की वैल्यू 1.15 से बड़ा आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये एरिया बताएगा। टोटल एरिया यहां से लेकर यहां तक 50% होती है, 0.5 होती है, उसमें जो ना इतना एरिया आपका दिया हुआ है 0.3746, तो ये बच निकल के आ गया। सो दिस इज द, ये आपका जो ना इतने, ये जो ना 72 इंच जो हाइट है सोल्जर का, उससे बड़े सोल्जर की होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। कितने सोल्जर्स हैं? 1000। एक सोल्जर्स की होने की इतनी प्रोबेबिलिटी है, तो 1000 में कितने सोल्जर्स होंगे जिसकी हाइट 72 इंच से ज्यादा 125.4, यानी कि 125 सोल्जर होंगे जिसकी हाइट जो है ना 72 इंच से ज्यादा है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखे थे ना, प्रिसिपिटेशन में देखे थे ना हम लोग। ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेन गेजेज स्टेशन निकालते थे, तो सीबी की रिक्वायरमेंट होती थी, सीबी अपॉन एप्सिलॉन होल स्क्वायर, सीबी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। इट यूज टू कंपेयर डिफरेंट डेटा सेट, लार्जर सीबी डेटा सेट इज मोर वेरिएबल। अब देखो, एक डेटा सेट है जिसका मीन 10 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, राइट, और दूसरा डेटा सेट है जिसकी मीन 8 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है। डियर फ्रेंड्स, अब इसका जो ना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लो, सिग्मा अपॉन म्यू, तो कितना आया 1/5, इसका कितना आया 1/2। तो कौन डेटा सेट ज्यादा वेरिएबल है, उसके अंदर की वैल्यू में वेरिएशन बहुत ज्यादा है, इस सीबी को देखकर बताई जाती है। तो सीबी जो है ना डेटा सेट 2 का ज्यादा है, इसका मतलब इसके जो डेटा है वो आपस में बहुत ज्यादा वेरी कर रहे हैं, दोनों के बीच में स्पेस डिफरेंस ज्यादा है, राइट। तो इन दिस वे गाइस वी हैव कंप्लीटेड फोर्थ सेशन, राइट। इसके बाद भी है, ठीक है, तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा अगर उस सेशन को भी अगर करना है, तो मैं देखता हूं कि कितना लंबा है वो, अगर 45 मिनट के आसपास होगा तो वो भी सेशन हम क्रिएट कर देंगे, और आज फिनिश ही कर देते हैं प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। तो वी स्टॉप दिस सेशन है। किसी को कुछ पूछना है? पूछते नहीं आप लोग, पूछते ही नहीं है। यस, नाम बताइए पहले अपना। अंकित, क्वेश्चन नंबर 18 ये वाला। नहीं, ये नहीं, सुनो अंकित, अंकित मेरे भाई, ये बोल रहा है कि जैसे किसी प्लेस पर जो पर डे इवापोरेशन हो रही है पॉन्ड से, इतना एमएम से लेकर इतना एमएम इवापोरेशन होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, और बाकी एमएम वाले जो है ना इवापोरेशन की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई इवापोरेशन 2 से 4 एमएम हुई होगी किसी दिन, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 2 से लेकर 4 तक की सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे, 2 से लेकर 4 एमएम, 2 से लेकर 4 एमएम पर डे इवापोरेशन होने की प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे, तो क्या टेक्निक है यहां पर, इंटीग्रेशन यूज करेंगे ना। 2 से लेकर 4 तक की जितने सारे डेप्थ की इवापोरेशन हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करो, और उसकी प्रोबेबिलिटी यही तो है। आप समझ में आई? इसी डेप्थ का इवापोरेशन हुआ होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहां से लेकर इस डेप्थ से लेकर इस डेप्थ की इवापोरेशन की होने वाली सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे, तो वही तो किया हूं, एफई को ऐड किया हूं, सारे एफई को ऐड किया हूं 2 से लेकर 4 तक के बीच के, 2 से लेकर 4 तक के डेप्थ के इवापोरेशन होने वाले प्रोबेबिलिटी को जितने सारे हैं सबको ऐड कर दो, वही तो किया। समझ में आया कि नहीं?
और किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम? मतलब तुमको प्रॉब्लम भी हुआ तो सबसे इजी वाला में हुआ, जानते क्या हुआ है तुमको प्रॉब्लम? ये देख लिए ना, इवोपरेशन लिखा हुआ है, तो अरे ये तो अपना वाला है ये, इसलिए हो गया है। और उससे डिफिकल्ट डिफिकल्ट बोले उसमें नहीं हुआ है, इसी में हो गया तुम। यहाँ अटेंशन पे किए हो, बाकी को केवल सुने हो। अरे सर बोल रहे, बोलने दो उनको, अपने काम का ये मिल गया। और कोई विद्यार्थी कुछ पूछना चाहता है? बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था ये, इजी है ये, प्रोबेबिलिटी का ये वाला पार्ट इजी है। चलिए ठीक है, सेशन लीव कीजिए।